Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू सर। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट सम टाइम हो चुका है, सिंक इन हो चुके होते हैं एस्पायरेंट्स इस टाइम तक। अब ये टाइम वो टाइम होता है जहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि अपने अंदर कुछ चेंजेस आए हैं या अपनी सोसाइटी के आसपास कुछ हमारी वजह से चेंजेस क्या आ रहे हैं, रिकॉग्निशन एक्सेप्टेंस बढ़ी है। तो कैसे हैंडल कर रही है यार इन चीजों को फॉर द टाइम भी? सर एक चीज जो थी मुझे ऐसा मतलब ये बहुत ज्यादा आई थिंक जरूरी भी है बोलना कि रिजल्ट से पहले तक ये लगता था रिजल्ट आएगा तो सब ऐसे दुनिया बदल जाएगी। वैसा कुछ नहीं होता। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आपको पढ़ना, हाँ पढ़ना बंद कर सकते हो अगर अटेम्प्ट नहीं देना है आगे तो। एटलीस्ट वो अटेम्प्ट नहीं देना तो पढ़ना बंद कर सकते हो। दूसरी चीज सर मतलब मैं मेरा साइड पर्सपेक्टिव ये है कि थोड़ा मतलब इतना ज्यादा ऐसे बहुत नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ हो गया है। मैंने एग्जाम था, उसमें मेहनत की, एफर्ट डाला, राइट डायरेक्शन में था, टाइम लगा। ये नहीं कि आसानी से हो गया, डिफिकल्ट तो बहुत था और बहुत है। बट वही है मतलब वो चीज निकाली। और जो जॉब प्रोफाइल है जिस तरीके से उस पे उससे इम्पैक्ट क्रिएट होगा, मतलब जो मेन पर्पस था मेरा एग्जाम को देने का, वो रियलाइज होगा तो उसका एक्साइटमेंट है। बाकी अभी बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं आए हैं क्योंकि मैं खुद थोड़ा ले लो टाइप का इंसान हूँ। फेयर इनफ। चलो तो यार स्टार्ट करते हैं जर्नी को, जैसे यूपीएससी करता है अपने साथ प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है, प्रेजेंटली यस। लास्ट 30 डेज ऑलमोस्ट बचे हैं पेरेंट्स के पास। हम्म। यू हैव बीन इनटू दिस सिचुएशन थ्राइस, 3 प्रीलिम्स दिए हैं आपने। तो फर्स्ट टेल मी व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन लास्ट 3 प्रीलिम्स एंड व्हाट 3 or 4 सजेशंस व्हाटएवर यू वांट टू से फॉर द लास्ट मंथ। क्या करना चाहिए लास्ट मंथ? यस सो पहले तो एक डिस्क्लेमर दे दूंगी कि अगर किसी की प्रिपरेशन सही से चल रही है, उसको पता है क्या करना है, देन डोंट फॉलो दिस। बिकॉज लास्ट मंथ में चेंज करना इज ऑल्सो समथिंग जो मतलब ये हो जाएगा कि हाँ हम ट्रैक पे हैं, एकदम से चेंज कर दिया, पैनिक मोड आ जाएगा, इसने कुछ नया बता दिया तो हो गया कुछ। तो अगर आपको सही लग रहा है सब तो अपने पे चलिए। अगर नहीं लग रहा है या लग रहा है कुछ एडिशन करना है, तब फिर फॉलो करिए। पहली चीज कि मैंने जो गलती की थी पिछले अटेम्प्ट में, एक कि मैंने बाहर जाके कोई सिमुलेशन नहीं दिया था। और मतलब मेरा पर्सनल ये चीज है कि बाहर अगर मैं नहीं देती, मतलब घर में रह के दे रही थी, तो बाहर देने में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो रहा था। तो अगर आप खुद वैसे हो कि ऐसा हो जाता है पता है, तो अभी एक टेस्ट दे सकते हो बाहर जाके जो भी पॉसिबल हो। नहीं पॉसिबल हो तो जहां भी आपके घर में कोई ऐसा कोना जहां पढ़ते नहीं हो, या फिर किसी फ्रेंड के घर में जाके, या कोई लाइब्रेरी में जाके ऐसे करके दे लो, अगर ऐसा है तो। दूसरी चीज सर ये मैंने 2022 में नहीं की थी, 2023 में की थी। जो भी लोकली मुझे मिल पाया था ऑप्शन, वो मैंने फॉलो किया था। दूसरी चीज ये कि लास्ट मंथ में मुझे मतलब लास्ट ईयर मेरा ये था कि जिससे भी जितनी एडवाइस मिल सकती है मैं लूंगी। तो सबसे मैं पूछ रही थी कि सर या मैम कैसे करना है लास्ट के 1-2 महीने में या 1.5 महीने में। तो ये एक जो कॉमन डिनोमिनेटर था मुझे मिला कि मल्टीपल रिवीजन जरूरी हैं, क्योंकि चीजें याद नहीं होती। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं कि पूरी लक्ष्मीकांत पढ़नी है या पूरी पूरी बुक्स पढ़नी है। उसका मतलब ये है जो चीज आपको याद नहीं हो रही और जो चीज इंपॉर्टेंट है ज्यादा, उसको बार बार पढ़ो। तो मैंने ऐसे प्लान कर लिया था कि 3 बार रिविजन्स लास्ट मंथ में करना है। तो पहला वही लगभग 12-15 दिन शायद, अगला 7-8 दिन, और लास्ट का 3-4 दिन। ऐसे करके सब्जेक्ट्स वाइज डिवाइड कर लो, तो आपका जितना जितना हो पाएगा लिख लो आप कहीं। क्योंकि लिखा रहेगा तो फॉलो होगा, मन में रहेगा तो ऊपर नीचे बाउंड्रीज ब्लरी हो जाती हैं। और आपके पास अगर कोई सीनियर कोई मेंटर है तो उसको दिखा लो एक बार कि मैंने ये प्लान किया है, कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं है। तो अगर किसी सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है कि ज्यादा टाइम कम टाइम, तो वो आपको अकॉर्डिंगली बता देंगे। मैंने भी यही किया था। और थर्ड चीज कि अगर आपका कोई मॉक टेस्ट में हो गया है अच्छा, तो मॉक टेस्ट देना छोड़ दीजिए फिर। मैंने यही किया था, ये चीज की थी कि भाई मेरा मतलब अभ्यास 2 में अच्छा स्कोर आ गया था, 100+ चला गया था किसी तरह से, पता नहीं कैसे। तो मैंने फिर अगले टेस्ट नहीं दिए।
मैंने कहा अभी ये ठीक है, मैं ऐसे डिल्यूजन में जीऊंगी कि हाँ अच्छा स्कोर कर ले रही हूँ। और हाँ, बट एक चीज और है, लास्ट में पीवाईक्यू जरूर करिए, दिमाग एकदम उसी मूड में रहना चाहिए कि पीवाईक्यू की लैंग्वेज कैसे कैसे कर रहे हो, simple कर दो आप। और साथ में मतलब वैसे सॉल्व करते रहो डेली क्वेश्चंस, देखते रहो, मतलब एकदम वो 10 दिन के बस जाने चाहिए। और दूसरी चीज ये कि लास्ट डे वाली जो चीज होती है, तो वो आप अपने हिसाब से देखो। जैसे मैंने क्या किया था, पिछले 2 अटेम्प्ट में आखिरी दिन एक दिन पहले तक, जिस सिटी में सेंटर नहीं पड़ता था तो मुझे दूसरी सिटी एक दिन पहले ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि मोशन सिकनेस होता है। तो आप ये देख लो कि क्या आपके लिए कंफर्टेबल है। दूसरी चीज, मैं एक दिन पहले तक, इससे पहले यूपीएससी से पहले एक दिन पहले पढ़ने वाली इंसान नहीं थी, बट यूपीएससी ने ऐसे बना दिया था कि लास्ट लास्ट मोमेंट तक रिवाइज कर रही हूँ। वो अगर आपको नहीं सूट करता तो मत करिए। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में नहीं किया था, एक डेडलाइन रखी कि 8 बजे के बाद बुक नहीं खोलनी, तो नहीं खोलनी, जितना छूट गया छूट गया, वरना नींद नहीं आती। और सुबह, हाँ एक ये करिएगा कि सुबह कुछ क्वेश्चंस रख लीजिए किसी भी रीसेंट पेपर के जो आपने पहले से सॉल्व किए हुए हैं, उसको अंदर जाने से पहले एक बार देख लीजिए सॉल्व करके। ऐसे वो जो पेपर के यूज टू होना होता है ना, इनर्शिया ब्रेकिंग वाली चीज, जो आप शायद पेपर के पहले 10 मिनट में करके टाइम और एक्सटेंड करोगे अपना, वो पेपर में घुसने से पहले कर लो बाहर बैठ के। तो उससे एकदम ऐसे वो एक्सरसाइज हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगा, फिर जाके पेपर में खेलना है। तो ये चीजें हैं इसमें। ओके। इसमें मतलब जो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि समहाउ तीन चीजें आपने दी। फर्स्ट, एक तो जो पीवाईक्यूज की है उससे एक यूपीएससी माइंडसेट बनता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ हम्म, स्टूडेंट्स को कि एक वो माइंडसेट ना, आप कितने में मॉक लगा लो, कितनी भी अच्छी अच्छी कोचिंग्स में लगा लो, या मैं बना दूं मेरे भी लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यूपीएससी जैसा पेपर कोई नहीं सेट कर सकता। तो हम्म, एक तो यूपीएससी का माइंडसेट है। सेकंड, द वे यू सेड कि आप लिख लो किसी चीज को, तो इसको मैं बोलता हूँ एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होता है। हम्म, वेदर यू राइट टू योर मेंटोर, वेदर इवन किसी सीनियर को भी भेज रहे हो ना, तो लिखने से क्या होता है, तुमने क्वांटिफाई करते रहते हो चीजों को, हम्म, वरना प्रिपरेशन बहुत क्वालिटेटिव है, हम मतलब समझ में नहीं आता हमारा नेक्स्ट डे का इंप्रूवमेंट है क्या है। हम्म, और जब आवर्स और क्वांटिटी दोनों हम कैलकुलेट करने लगते हैं तो कंपैरिजन आसान हो जाता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है। हम्म। फेयर एनफ। तो यार अब ना स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स से पूछता हूँ मैं आपसे। लास्ट 3 सालों से क्या हो रहा है, हिस्ट्री है जैसे, मीन्स यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एट ऑल। आप कहीं से भी पढ़ ले, कुछ भी पढ़ लो, मतलब ऐसे नहीं है कि आपको हो जाएगा। समाओ मेरे एनालिसिस के बाद मैंने ये जाना कि पीवाईक्यू हेल्प कर रहे हैं, थोड़े पुराने वाले आई विल से, बट हम्म। हाउ डिड यू टैकल इन द एग्जामिनेशन हॉल, कि पढ़ा हुआ लग रहा था या बाहर से आ गया, तो कैसे टैकल किया उसको? सर देखिए, मैंने 2023 का पेपर उठा के दोबारा एनालिसिस पूरा बहुत अच्छे से नहीं किया है, तो इस हिसाब से थोड़ा आंसर उतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बट आई स्टिल टेल कि मैंने क्या किया था और पेपर में कैसे किया था। एक चीज थी कि प्रिपरेशन के टाइम में पिछले अटेम्प्ट्स में गलती ये हो रही थी हिस्ट्री में कि मैं रिवाइज ज्यादा नहीं कर रही थी। जो 2022 का एक शायद सेंट्स वाला क्वेश्चन आया था, वो कि कौन से रिलीजन के कौन से सेंट है, वो मेरे नोट्स में था, बाद में आके देखा तो बहुत रिग्रेट हुआ था। तो ये रख लिया था कि जो नोट्स हैं ज्यादा एडिशन नहीं करना, उन्हीं को बहुत बार रिवाइज करना है। उसके अलावा सर एनसीईआरटीज जो 6 to 8 और आई थिंक जो थीम्स वाली एनसीईआरटी है, ये मैंने करी थी। 6 to 8 की तो नोट्स बना लिए, 6 to 7 की नोट्स बना लिए थे। 8th इज मॉडर्न, तो उसमें तो स्पेक्ट्रम में मोस्टली होता ही है, तो उनको भी कई बार रिवाइज किया था, लिख लिए थे नोट्स, रिवाइज कर लिए थे। तो ये एक चीज थी, इससे ये कॉन्फिडेंस मिलता है बैकग्राउंड वर्क से, ये रहता है कि हाँ मैंने जितना किया है उतने में से आता होगा तो ठीक, नहीं तो किसी को नहीं आता होगा। तो उसकी वजह से अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो भी आपको वो नहीं होगा कि उसका फॉल मतलब उसका डोमिनो इफेक्ट दूसरे क्वेश्चंस पे नहीं होगा। अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जहां तक बात रहती है, तो एक तो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं पूरे पूरे, वो सीधे कर दो जो याद है। जो नहीं याद है उसमें भी दो वैरायटी होती है, एक की उसमें कुछ पार्ट याद है, तो फिर आप थोड़ा सा रिस्क लो, मतलब थोड़ा रिस्क ले सकते हो अगर आपके क्वेश्चंस का नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम है, तो ओवरऑल अटेम्प्ट कम है तो। मेरे टोटल रहता था कि कोशिश करती थी 90+ अटेम्प्ट रहे, तो तब आप कैलकुलेटेड रिस्क लो। जो एकदम ही नहीं आता और उसमें कुछ ऐसा मेजर हो, जैसे एक रहता है ना कि क्वेश्चंस में जीरो
था ट्रांसलेशन वाला, आपको पता है कि कौन से एम्परर ने ज्यादा ट्रांसलेशन करवाए हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो कि इसी एम्परर के अंदर होगा, तो उस तरह की चीजें करो। बट एकदम ही आउट ऑफ द ब्लू आ गया तो मत करिए। और उसमें फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे, जैसे 2021 में एक 64 योगिनी टेम्पल वाला क्वेश्चन था, तो वो आपको नहीं भी आता है तो आप उसके सेंटेंसेस देख करके रियलाइज कर सकते हो कि कौन सा गलत होगा, और ऑप्शन सेटिंग के हिसाब से। वो थोड़ा डिफिकल्ट अब हो गया है बिकॉज ऑप्शंस अलग तरह से सेट हो रहे हैं। बट अगेन मतलब ऐसे मत करिए कि एकदम ही हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया तो एकदम ही छोड़ना है। देखिए क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करिए, अगर कैलकुलेटेड रिस्क वाला लग रहा है तो ले लीजिए, वरना फिर छोड़ दीजिए मतलब। और फिर रिग्रेट मत करिए, क्योंकि जितना पढ़ सकते हो आपने पढ़ लिया, ज्यादा नहीं कर सकते। और एक चीज सर, टाइमलाइन जानना इंपॉर्टेंट है। अभी फ्रिंजेस से पूछ रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा, मतलब मेडिवियल और मॉडर्न के बीच का फ्रिंज, ट्रांजिशन पीरियड मेनली, एंशियंट से मेडिवियल में जो ट्रांजिशन हुआ, वहां से क्वेश्चंस में पैटर्न है कि आ ही रहे हैं पिछले 2-3 साल से। हम्म। तो शुभांशु, एक अगेन मेजर पार्ट है अपने प्रीलिम्स का एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। हम्म। ये पोर्शन फॉरेस्ट के एग्जाम की वजह से काफी डोमिनेंट भी रहता है हमारे प्रीलिम्स में, और समहाउ लास्ट 2-3 साल से करंट स्पेसिफिक नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था कि हम्म। करंट अफेयर्स की मैगजीन कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसको कैसे टैकल किया था, क्या आई विल से स्ट्रेटेजी रही थी? सर जो मैंने पढ़ा था मैं वो बता देती हूँ। हम्म। एनवायरनमेंट के लिए पीएमएफ की अभी तो बहुत मोटी बुक आती है, मेरी प्रिपरेशन कई सालों से चल रही है, तो तब जो बहुत मतलब पतला पीडीएफ आता था, एक कम पेजेस का होता था। और प्लस एनवायरनमेंट मेरे इंजीनियरिंग में भी था, सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट होता है, मेरा रिसर्च एरिया भी उसी फील्ड में था, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलूंगी, कुछ पार्ट उसका स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने उस पीएमएफ के पीडीएफ से जो चीजें लगती कि नहीं याद हो रही हैं, उनके नोट्स छोटे बना लिए थे, वो बेस नोट्स थे। अब अटेम्प्ट ऑन अटेम्प्ट एडिशन ये हुआ था कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो बायो की एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर्स होते हैं, वो पढ़ा, तो उससे भी एक थोड़ा थोड़ा फ्लो मिला, बाकी टेस्ट सीरीज से ऐड किया था। और हर साल करंट अफेयर्स जो होती थी, मतलब पीटी वाली या फिर मंथली जैसे भी जो फॉलो कर रहा हूँ, उससे ऐड करती जाती थी एनवायरमेंट में। और एक चीज कि पीवाईक्यूज मैंने जब किए थे तो उसके नोट्स बना लिए थे, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज के, जब स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में, क्योंकि तब बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी, तो पीवाईक्यू ही सोचा था, पीवाईक्यू बेस्ड पढ़ाई करते हैं, तो उससे नोट्स बना लिए थे, वो नोट्स भी रिवाइज करती थी। तो सर ये सारी चीजें थी, मतलब बहुत कंसोलिडेटेड तैयारी तो नहीं थी उसकी भी, थोड़ी सी हम्म। फ्रैगमेंटेड थी। और एक और चीज एक्सेप्ट करना कि एनवायरनमेंट में रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको वहां पे जाके टैकल करने हैं, ये मन में रखना जरूरी है। आप सब तो नहीं पढ़ सकते एनवायरनमेंट में, एकदम क्या बहुत ब्रॉड माइंडसेट है। होता है रैंडमनेस को टैकल करने के लिए? इट्स बीन अ टाइम फॉर मी टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो आई विल आस्क टू यू हम्म। ओनली, क्या माइंडसेट था कि मतलब टैकल कैसे किया? सर आप भी हंसेंगे, मुझे भी हंसी आती है सोच के। पेपर देखा था तो मतलब पहले यही क्वेश्चंस देखे कि 1 करेक्ट 2 करेक्ट वाले हैं, मुझे लगा थोड़े होंगे, फिर पूरा पेपर खोल के देखा तो सारे ही ऑलमोस्ट वैसे ही थे, तो फिर मुझे हंसी आने लगी, मैं कहा मजा आएगा करने। इन्विजिलेटर सोच रहा होगा ये पागल हो गई, क्यों हंस रही है। तो ये चीज सोची थी। और सर ये इसका आपको मैं सोर्स भी बता दूं कि क्यों ये माइंडसेट और कैसे डेवलप हुआ था। 2022 वाले में पेपर के बीच में मैं हार गई थी पेपर, मतलब ऐसा मैंने सोच लिया था कि ये पेपर बहुत डिफिकल्ट है, मुझे ये चीजें आती नहीं है, नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मेरा इस बार तो नहीं हो रहा है, ये साल गया। वो नहीं करना होता पेपर के बीच में कभी भी, कितना भी मुश्किल पेपर हो, आप वो सोच लिए तो नहीं कर पाओगे फिर तो 23 उसके बाद सर कुछ बुक पढ़ी थी, एक माइंडसेट करके बुक पढ़ी थी, उससे ये ये बना था कि ठीक है पेपर डिफिकल्ट है, अपने आप को प्रिपेयर उतना करो कि कम से कम वो डिफिकल्टी आपको डराए नहीं, आप अच्छा करो ना करो पर डरो मत उससे। तो यही सर, यहाँ हंस के निकालना है। यहाँ पे मतलब मेरा टेक ये रहता है कि यार पेपर डिफिकल्ट है सपोज, तो सबके लिए है ना, आपके हम्म। स्पेसिफिक लिए तो है नहीं। तो हम्म। अब मेरा माइंडसेट क्या होता था एस्पायरेंट डेज में अपना, मैं जैसे थोड़ा सा हूँ बदतमीज किस्म का इंसान, की मतलब खुरापाती इंसान जिसे बोलते हैं, तो व्हेन आई यूज्ड टू सिट, आई यूज्ड टू लुक हियर एंड देयर,
अगर 4-5 लोग कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं तो मुझे भी उसी जोन में जाना है। रीजन क्यों है? क्योंकि सबका क्लियर नहीं हो रहा। जो लोग कंफर्ट जोन में नहीं है वो तो वैसे भी जाएंगे पैनिक अटैक से, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उनका। और अगर आसपास देखा मैंने, सबकी हालत खराब है। ऐसा हो जाता है कई बार जब सबकी हालत खराब है, तो ये सैड आई पर यूज टू सी लाइक कि ठीक है यार, अब इनको मुझे कंफर्ट देना है, तो टेक द लीड, वो वाला हिसाब होता है। फेयर है ना? चलो, तो अगेन एक प्रोडक्टिव क्वेश्चन पूछता हूँ पहले मैं आपसे, ट्रांजिशन टू द मेन साइड। ठीक है, ऑलमोस्ट यही 3 चीजें। अच्छा, एक चीज रह गई, सॉरी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का ओवरडू इशू कर रहा है आजकल। कितना, क्या, कहाँ से, कैसे किया, हाउ डिड यू टैकल करंट अफेयर्स? सर मेरा भी थोड़ा ओवरडू साइड में ही बोलूंगी मैं रहा है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से बहुत डर था करंट अफेयर्स से। तो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या किया था मैंने। डेली के लिए मैं ये करती थी कि फाइनली लास्ट अटेम्प्ट में रिड्यूस हो गया था कि न्यूज़पेपर पढ़ना आधे घंटे में, ये ब्रेकफास्ट के साथ होता था। और बाकी के आधे घंटे में जो टेलीग्राम चैनल्स पे अलग अलग कोचिंग्स के समरी रहती है 4 पन्ने की, जैसे विजन की, न्यूज टुडे होता है, और भी कोचिंग्स के समरी समरी टाइप निकालते हैं ना, वो बाकी आधे घंटे में पढ़ती थी। तो दैट वाज 1 आवर ऑफ करंट अफेयर्स डेली। और एक फोरम वाले अपने वेबसाइट पे 10 MCQ डालते हैं करंट के, तो वो अगले दिन कर लेती थी। तो इस तरीके से मतलब ऐसा हो जाता था कि 3-4 बार मैंने वही न्यूज पढ़ ली और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ये डेली बेसिस पे। फिर 2023 वाले अटेम्प्ट के लिए मैंने मंथली मैगजीन जो होती हैं, तो मेरा कंफर्ट विजन के साथ था क्योंकि उसकी लैंग्वेज समझ आती थी। बाकी फिर मैंने और एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्योंकि नया समझने में दिक्कत होती। तो उसकी फॉलो की थी, पढ़ी थी। ये एक चीज है कि आप एंड में 12 बुक्स रिवाइज नहीं कर सकते। तो लास्ट में मैंने ये किया था कि जब जनवरी, आई थिंक जनवरी मिड के अराउंड, जो PT 365 आती है और अपनी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन थी मंथली वाली, 3 सब्जेक्ट्स जिसमें मेजर करंट अफेयर्स होते हैं, आपका पॉलिटी का, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, इन तीनों के मैंने उन दो मतलब मंथली और ईयरली कंपाइलेशन का इंडेक्स देख के अपने 15-16 पन्ने के नोट्स बना लिए थे। फिर सब बंद कर दिया। बस वही है 15-16 पन्ने, उन्हीं को मुझे 3-4 बार पढ़ना है। और उसमें एक स्टिकी नोट्स चिपका के रखती थी कि लास्ट कब रिवाइज किया है, तो उससे फिर रहता है कि हाँ अभी ये इतने दिन हो गए हैं, अब रिवाइज करना है। बाकी और भी सब्जेक्ट्स का सोचा था करने का, बट हो नहीं पाया, तो साइंस एंड टेक और IR मैंने सीधे PT 365 से किया था फिर। तो ये चीजें सर करंट अफेयर्स में की थी। थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, बट वो इसलिए था ताकि कॉन्फिडेंस रहे कि अगर अगर कुछ नया आया तो किसी, मुझे नहीं आता, किसी को नहीं आता होगा। एग्जैक्टली, फेयर इनफ। चलिए, तो अब मेंस की साइड चलते हैं शुभांशी। सो योर जर्नी हैज बीन लाइक दैट, एज वी जस्ट डिस्कस्ड, कि फर्स्ट प्रीलिम्स 2021 नहीं हुआ, हम्म, सेकंड प्रीलिम्स 2022 नहीं हुआ, थर्ड प्रीलिम्स हुआ तो सब हो गया, एज इन योर वर्ड्स। ठीक है, yes। इशू ये है, प्रीलिम्स नहीं होना सबसे बड़ा इशू है इस मार्केट का। हम्म, ऑब्वियसली सबको मेंस लिखने का मौका नहीं मिल रहा, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड अप नॉट appearing for the mains even after having thorough preparation of mains. yes। Sometimes it's about the element of luck. मैं कभी इसको नकारता नहीं ना, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री का एक माइंडसेट होता है, जितना आप डरोगे उतने अच्छे कोर्स बिकेंगे। दैट इज व्हाट इट इज। तो व्हाट आई विल आस्क यू, ये जो प्रीलिम्स ना होने की कड़ी शुरू हुई फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ, हाउ डिड यू मैनेज योर मेंस? क्योंकि इफ यू आर क्लियरिंग योर मेंस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द मेंस, इट मींस यार मेंस की तैयारी वो प्रीलिम्स ना होने के बाद भी की है आप। तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी मेंटोर, किसी भी प्रोग्राम का नाम लो, वो हेल्प जनरल एस्पिरेंट्स की भी होनी चाहिए, मेरा पर्पज ये है। yes। सर सो जब 2021 की प्रिपरेशन भी कर रही थी मैं, उस टाइम पे भी मतलब प्रीलिम्स क्योंकि पोस्टपोन हुआ था 2021, 22 से पहले, मतलब 21 आई थिंक 6-5-6 मंथ्स पोस्ट, 4-5 मंथ्स, मई से लेके अक्टूबर में हुआ था फाइनली। तो उस प्रिपरेशन में भी जो मेरा मतलब पीयर ग्रुप, मेंटर ग्रुप, आप जो भी बोल लीजिए, IS कॉरिडोर ने करवाया था एंड सत्यम जैन सर के अंडर था। तो उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली रहती थी। तो मैं तो उस समय बहुत इनिशियल टाइम पे थी, मतलब
आई वॉज ऑलमोस्ट एकदम ही नया प्रिपरेशन में, बट उसमें काफी सीनियर्स भी थे जो काफी समय से कर रहे थे, तो उन सब से भी हेल्प मिल जाती थी। उनके आंसर्स देख के अच्छा लगता था कि हाँ ऐसे ही लिखने हैं, ऐसे नहीं लिखने हैं, और कांस्टेंट गाइडेंस रहती थी। तो एक चीज ये थी कि आंसर राइटिंग काफी पहले से करवा दी थी। बट हाँ, एक ये भी है कि ऐसा नहीं कि बिना सब्जेक्ट पढ़े आंसर राइटिंग कर ली, पढ़ के ही की थी। दूसरी चीज सर, आपका जब 2021 वाला नहीं हुआ था, तो फिर मैंने जो GS4 होता है, क्योंकि हमेशा GS4 का रहता है कि स्कोरिंग है, एंड एक्चुअल में भी मेरे 120 प्लस आए हैं उसमें। तो GS4 का मैंने पढ़ा था, पूरा सिलेबस करके, नोट्स बना के, छोटे नोट्स सब कुछ कर लिया था। मतलब वो 2-3 बार इन 2-3 सालों में मैंने पूरा पूरा करा था। तो वो एक चीज थी। फिर 2021 और 22 के बीच में कहाँ कम टाइम था, प्रीलिम्स के बीच में 5-6 महीने ही थे। तो उसमें मैं बोलूंगी कि कम ही हो पाया था मेंस के साइड का प्रिपरेशन। तब प्री का ही फिर से करने लगे थे, क्योंकि एक बार नहीं निकला था तो डर लग रहा था। बट जब 2022 नहीं निकला, फिर एक चीज सोची थी, श्रेया दी ने भी, मतलब श्रेया मैम अभी करंटली शी इज एन IAS ऑफिसर, शी ऑल्सो हेल्प मी कि अभी तुम मेंस है तो मेंस लिखो, जितना भी प्रिपेयर हो पाए उसको घर पे बैठ के लिखना, सितंबर में मेंस जब होगा। तो दैट वेज आई थिंक कि उस वजह से मोमेंटम रहा प्रिपरेशन का उतना, कि हाँ ये चीजें करनी है और लिखने का भी प्रैक्टिस करना है। तो अगेन जो जो सब्जेक्ट्स थे वो होते गए। फिर जो सत्यम सर का ग्रुप था उसमें से कनेक्टेड थी, तो उन वो भी अपने साइड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग कॉन्स्टेंटली करवा ही रहे थे। तो वो सारा कुछ होता गया। एक चीज रख ली थी मैंने कि मेंस से पहले एटलीस्ट मेंस का 90% सिलेबस मैं पढ़ लूं। नोट्स ना भी बन पाए अगर सबके, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लिए थे जो मेन स्पेसिफिक था, जैसे सोसाइटी के बड़े नोट्स बना लिए थे, इंटरनल सिक्योरिटी के बना लिए, पॉलिटी में मेंस टाइप के नोट्स भी बनाए थे। बट जैसे गवर्नेंस, सोशल जस्टिस वगैरह था, ये बस मैंने सोर्सेज से पढ़ा था, और प्रीवियस क्वेश्चंस थोड़े थोड़े किए थे मेंस के, और ये इसके नोट्स बाद में बनाए। उसको 100% टारगेट करते हैं बट हो नहीं पाता। आप टारगेट तो करके ही चलो, सोच के तो आप 90 सोचोगे तो आप 50 करोगे। तो ये सारी चीज थी सर, मतलब ये ट्राई किया था कि अब जब प्रीलिम्स निकले तो फिर हो जाए। और सर ऑप्शनल की जहां तक बात है, तो उसको भी मैंने 2-3 बार ओवर द इयर्स कर लिया था, बार 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 प्रिपेयर। तो सर यही था मेनली। और ऐसे ऐसे में मेरा स्कोर अच्छा है, 130 प्लस है। उसमें मैंने ये किया था कि स्टार्टिंग से ही जो भी मैंने मेंटर्स का भी नाम लिया, वो सब भी स्टार्टिंग से बताते जा रहे थे कि लिखो लिखो ऐसे, तो काफी इम्प्रूव हुआ था ओवर टाइम। इवन बिटवीन प्री एंड मेंस मैंने काफी मतलब चेंजेस किए थे अपने लिखने की स्ट्रैटेजी में, सारे अलग अलग मेंटर्स से गाइडेंस ले लेके, मतलब सबको भेज देती थी, चाहे सीनियर हो। इनफैक्ट मैंने अपने ऐसे दोस्तों तक को भेजा था जो PhD कर रहे हैं, कि भाई तुम देख लो, ऐसे कुछ अच्छा लग रहा हो बुरा लग रहा हो बता दो। सर वेरी आप गुड। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का पूछेंगे तो फिर मैं बताती हूँ आगे का। हाँ हाँ, वन बाय वन चलते हैं। हम्म। बेसिकली मैं उसको लिमिट करवाना चाहता हूँ इस पार्ट को, रिसोर्सेज और वट एवर इंस्टीट्यूट मटेरियल मेंटोर यू यूज फॉर दिस स्पेसिफिकली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं GS1। सर एकदम स्पेसिफिक मटेरियल्स तो मुझे बहुत ज्यादा एकदम क्लियर क्रिस्प याद नहीं है, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि मैंने बहुत सारे सोर्सेज से लिया और फिर अपने नोट्स बना लिए, तो अब उनके सोर्सेज कुछ कुछ मैं भूल गई हूँ, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। अब GS1 में स्टार्टिंग हिस्ट्री से होती है, तो हिस्ट्री में मैंने मेन स्पेसिफिक बहुत अलग नहीं किया था कुछ। एक आई थिंक एक QIP प्रोग्राम होता है जो 2022 में मैंने लिया था, तो उसके नोट्स कुछ थे, उस उसको ही मैंने फिर आगे भी फॉलो कर लिया था 23 में भी। बाकी स्पेक्ट्रम और जो NCERT के नोट्स वगैरह थे वो रिवाइज किए थे। हिस्ट्री में प्री के नोट्स को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि वही वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। जैसे इस बार दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन आ गया था, तो अगर आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या क्या हुआ था, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स आप उसमें से एनलिस्ट कर सकते हो। मेरा भी उतना ही नॉलेज था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पता था। दूसरी चीज, आपकी हिस्ट्री के बाद जो दो मॉडर्न, ये सॉरी, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया होता है, तो उसके लिए किसी भी एक कोचिंग का आप उठाओ मटेरियल और उसको पूरा पढ़ डालो। मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए पहले विजन फॉलो करने की कोशिश की थी, बट वो बल्कि था, तो फिर मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा
और फिर उसी को पूरा मतलब ऐसे देख लिया कि हाँ यही है, बस इतना ही कर पा रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं। और एक दो टॉपर्स के नोट्स देखे थे, महक जैन मैम के नोट्स देखे थे, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है हिस्ट्री को लेकर। और आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और नॉन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें मैंने जो श्रेयांश कुमार सर के नोट्स हैं उनको देखा था, पर वो एकदम से समझ नहीं आते अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता। तो आप उसको साथ में यूट्यूब वीडियोस से सप्लीमेंट कर लो। और उसी में मैंने उसी नोट्स में ऐड करती गई थी जो जो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो समरी नोट्स हैं। दूसरी चीज, साथ में कनिष्क कटारिया सर के भी नोट्स थे, तो उन दोनों को सबको वही मिला मिला के एक बना लिया था कि हाँ अभी इससे पढ़ना है बस। और अगेन महक मैम के भी नोट्स उसमें ऐड किए थे। सब मैं यही कर रही थी, सब जगह से ले लेके नहीं तो इकट्ठे कर रही आइडियली थी। आइडियली यही करना चाहिए एस्पायरेंट्स को। आप समझने की कोशिश करिए, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सिलेबस इतना वास्ट है, अगर इस टाइम पे विद एक्सपीरियंस ऑफ मेंटरशिप एस्पिरेंट जर्नी अगर नोट्स बनाना बैठू, कम से कम मुझे 6 महीने से 8 महीने का समय चाहिए। एक वर्केबल नोट्स, उसमें दो टाइप के नोट्स बनते हैं, एक जो फुल नोट्स होते हैं, दूसरा जो शॉर्ट नोट्स होते हैं। दो नोट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। बट ये 6 से 8 महीने तो कभी नहीं होते यार। फिर तो ये 5 साल का हो जाएगा 5 ईयर प्लान, वो हमें करना नहीं है। तो परफेक्शन अटेन करने की जगह यही करना होता है, मतलब ये और एक करके पता चलता है। फेयर इनफ। लेट्स गो फॉर द GS2 नाउ। अगेन हम्म, GS2 में स्पेसिफिकली डू टेल मी अबाउट द गवर्नेंस वाला सोर्स एंड IR वाला सोर्स। और यहाँ पे एक ठीक है। क्वेश्चन शायद प्रीलिम्स में पूछा भूल गया, तो लेट मी आस्क यू हियर ओनली। ये IR पोर्शन आजकल प्रीलिम्स में भी बहुत आ रहा है, IR मैपिंग करके हम्म, पता नहीं क्या ही कराया जा रहा है बच्चों को। तो आई जस्ट वांट योर इनसाइट कि कैसे टैकल करना है इसको प्रीलिम्स की साइड से भी, मतलब IR वाले पोर्शन को। ठीक है सर। सर आईआर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं था, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो करंट अफेयर कंपाइलेशन होती है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस वो फॉलो किया था। प्रीलिम्स का जब पढ़ रही थी तो शिविन सर के जो लेक्चर्स उनके यूट्यूब वीडियो पे उन्होंने आईआर की PT 365 लास्ट ईयर कवर की थी, तो उसके साथ में पढ़ा था, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं पता था ज्यादा कुछ। तो वो बता दे रहे थे, तो उसी में PT 365 में ही मैंने पेंसिल पेन से ऐड करती जा रही थी। तो वही किया था बस। और एक चीज थी सर की जो वो पैटर्न होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उससे थोड़ा ये प्रिडिक्ट हो गया था कि इस बार आईआर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। क्योंकि ऐसा ट्रेंड रहा है, जैसे 2014 में ज्यादा आए थे, फिर 15 में ज्यादा आए, वैसे ही 2022 में थे, तो 23 में भी आने के चांसेस बन रहे थे। तो पढ़ लिया था उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देके। मेंस के लिए आईआर का मैंने 365 ही फॉलो किया था, बट वो भी अकेले नहीं किया था। जो SFG जो मैं बता रही हूँ, अंडरस्टैंड यूपीएससी अभी है, तो उन्होंने जो मेंस ग्रुप बनाया था उसमें उन्होंने लेक्चर्स लिए थे, स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स मैंने देखे थे, तो उससे भी समझ आने लगा था कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें उठानी है मेंस 365 से। तो वही फॉलो किया था सर आईआर के लिए, तो और कुछ भी नहीं किया था। गवर्नेंस का मैं बोलूंगी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस दोनों वो मिला के कुछ नोट्स मैंने खुद से ही बनाए थे, मतलब जो भी आपका हेडिंग होता है किसी भी एक चीज का हेडिंग, गवर्नेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत वेग आते। उसमें बस आंसर राइटिंग सेशंस जो मेरे पीयर ग्रुप्स थे उसमें सीनियर्स ने लिए थे, वो सारे मैंने देखे थे, तो उसमें से ये पता चल गया कि क्वेश्चंस कैसे भी आए उसको टैकल कैसे करना है। आप नीचे कुछ भी पूछ लें स्ट्रैटेजी के बारे में, किस स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, स्कीम के बारे में पूछ लें, किस तरीके से उसको टैकल करना है, कैसे हेडिंग सब हेडिंग्स बनानी है। और सर आपने भी वो चीज बताई थी ना कि कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे जल्दी जल्दी याद करते हैं। मुझे याद नहीं होता था, मैंने आपसे पूछा था फिर कि कैसे कैसे ब्रेक करके याद करना है, वो वाली चीज बहुत हेल्प की थी। दूसरा, सोशल जस्टिस में मैंने ये चीज की थी कि हर एक चीज की हेडिंग बना ली और 2 पन्ने के नोट्स बनाए, ये प्री के बाद का काम किया था। अब उसमें सोर्सेज में मोदित जैन सर की जो GS2 की बुक आती है वो ली थी, शून्य IAS का कुछ मटेरियल था उससे सेलेक्टिवली उठाया था, गूगल किया था, टॉपर्स के नोट से उठाया था, वो सब उठा उठा के। और कुछ कोचिंग्स के ऐसे कीवर्ड्स के कंपाइलेशन आते हैं ना, जैसे कलाम IAS का भी हम्म। आता है, और एक दो कोचिंग्स के नाम नहीं याद आ रहे मुझे, खुद के भी आते हैं, तो वो सब भी उसमें ऐड कर लिए थे बेसिकली। वो बस फाइनली एंड में नोट्स मेरे वो बन गए थे और उन्हीं को मैंने रिवाइज किया था। फेयर एनफ, फेयर एनफ। ओके, सो लेट्स गो फॉर द GS3।
ये Yes, लास्ट कुछ सालों से हवा बन गया। जीएस में तो पहली बार मार्क्स लो साइड पे गए हैं, वरना 110 115 रेगुलर देखने को मिल रहे थे। बट जीएस 3 somehow एज इफ इसका सब्जुगेशन चल रहा है यूपीएससी की साइड से। तो आई विल आस्क कि व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी ये जीएस 3 के लिए? क्योंकि मतलब जब ऐसा ना कि मार्क्स बैकग्राउंड से कम होते हुए आ रहे हैं, तो वी आर स्केयर्ड कि यार क्या करें कि मार्क्स तो आ जाएं। तो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी फॉर जीएस? सो पहले मैं अपने मार्क्स बता देती हूँ। 90s में मार्क्स थे जीएस3 में, तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं थे। नहीं, दूस- स्टिल अबव एवरेज आई विल से, क्योंकि लोग नहीं स्कोर कर पाए हैं इतना भी। सर इसमें जो आपका स्कोरिंग पार्ट है, जैसे कि पहले दो टॉपिक्स छोड़ के, जो एग्रीकल्चर लैंड वाला पार्ट एंड आपका पोर्ट्स वाला पार्ट, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे जो पार्ट्स हैं कुछ, उसमें बहुत स्टैटिक नोट मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी वही जो जीएस2 के क्वेश्चंस के लिए किया था, कीवर्ड पूरे उसके नोट्स बना दिए, अलग अलग सोर्सेज उठा उठा के, अलग अलग कोचिंग का मटेरियल उठाया, जहाँ से जो रिलेवेंट लग रहा था वो एक्सरसाइज की थी। मतलब उसमें लगे थे, अच्छा खासा टाइम लगा था, दिन लगे थे, पूरा पूरा दिन बस लिख ही रही थी, वैसे वाले दिन थे। तो उसके बाद फिर नोट्स बन गए, फिर रिवाइज अच्छे से हो गया था। तो ये चीज, मतलब ये देखिए कि कौन सा स्कोरिंग पार्ट है, उस पे ज्यादा फोकस करिए। फिर जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, वो बहुत स्कोरिंग है, मतलब उसमें आप प्रिपेयर कर लो तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे आते हैं, नए एग्जाम्पल्स ऐड करने होते हैं बस, और लिखने का तरीका सीख लो। तो हाँ, एक और चीज जो मैंने सर फेस की थी जीएस3 में, कि आपको वो नहीं लिखना जो आपको आता है, आपको वो लिखना है जो पूछा गया है, विच इज कॉमन अक्रॉस ऑल जीएस, बट जीएस3 में ज्यादा ऐसा हो जाता है क्योंकि हमको चीजें कम आती हैं, क्वेश्चंस बहुत वास्ट आते हैं। तो वहां पे आप सोचो कि क्या चीज मतलब उन्होंने पूछी है, और उसको मोल्ड करो। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो। थोड़ा ये रहता है कि इकोनॉमी वाले साइड पे है तो थोड़ा न्यूमेरिकली स्ट्रांग होना चाहिए आंसर। बट इन केस नहीं भी हो पा रहा, वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके पास नहीं है डेटा, कुछ नहीं है, तो जो आपको आता है ना, एग्जाम्पल्स अच्छे से आते हैं, एग्जाम्पल्स ही अच्छे से लिख दो। जो भी आता है वो अच्छे से लिखो। एनवायरमेंट के लिए मेंस 365 से ऐड किया था, बट स्टिल क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ गए थे जो एकदम रैंडम थे। बट अगेन इसमें फिर प्री के नोट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई इस बार के पेपर को देख के। जैसे वेटलैंड्स उन्होंने पूछा, तो आपको अगर वो मैपिंग, मतलब मुझे वहां रिग्रेट हो रहा था कि वो मैप मैंने रिवाइज कर लिया होता अगर, तो भी मैं ज्यादा बना पाती, थोड़े ज्यादा मार्क्स मिल जाते। साइंस में तो सर कांस्टेंट पैटर्न है कि करंट में जो चीज ज्यादा रहती है वही पूछते हैं। इस बार भी चंद्रयान पूछा था, तो वो तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, और उसके स्पेसिफिक्स याद भी करने हैं। मतलब कुछ उसमें स्पेसिफिक चीजें रहती हैं वो याद करनी है, और फिर बाकी अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन आएगा तो आपको अप्रोच कैसे करना है, फिर वो किसी भी चीज की एप्लीकेशन पे आ जाए, फिर आपको उसी तरीके से ऑलमोस्ट अप्रोच करना है। तो ये जरूरी है सर जीएस3 में, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट एरियाज जो स्कोरिंग है, और बाकी एरियाज को भी ऑलमोस्ट ऐसा कर लीजिए कि डुएबल हो, छूटे ना क्वेश्चन। और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उसका तो मतलब आई कांट ओवर एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट फॉर एनी ऑफ द जीएस। यार एक चीज जैसे मतलब सिंस जीएस 1 to 3 डिस्कस हो गया है, तो व्हाट आई फील, आई जस्ट वांट योर व्यू ऑन इट कि द वे वी राइट आंसर्स ना, इट्स completely different in GS 1 to 3, and keeping ethics at side. Before we move to ethics, I just want to ask you whether it is any similarity when it comes to the answer writing pattern of GS 1 to 3. Can we say that once you practice the answer writing, I'm asking this question, just let me give you a brief background over the same. There is a situation when aspirant feel that I do not have enough answer writing practice and not enough time to revise as well, specifically the aspirants who are in their first or second mains. Okay, say first serious mains, if I am saying, uh, if I'm putting my words correctly, I will say. So what happens after a moment during your mains preparation, answer writing practice takes backstage and reading and revision takes front stage, because the skill you have developed, if you can complete 2 hour paper, 3 hour paper, 20 questions, it's completely fine. You can complete in each and every, at least for the GS 1 to 3. Okay, so at that moment what I feel, people should need to focus more on revision rather than the writing. Okay, means this is particular moment when you have less time constraint and you have to enrich your content rather than the writing. Okay, so what's your take on it? Do you feel the same कि GS 1 2 3 की राइटिंग स्ट्रेटेजी है कुछ सिमिलर है, कि मतलब अगर आपने GS 2 की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है राइटिंग की,
और GS3 अच्छे से पढ़ लिया तो पेपर टैकल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ऐसा कुछ है क्या? सर मतलब मैं अगर सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दूं तो आई डोंट फील कि ये कम्प्लीटली ट्रू है, बिकॉज हम्म हर सब्जेक्ट का मतलब इवन विद इन अ पेपर हर सब्जेक्ट का पैटर्न थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे आप साइंस का क्वेश्चन कैसे लिखोगे वर्सेस इकोनॉमी का क्वेश्चन कैसे लिखोगे, इट इज डिफरेंट। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट राइटिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यूपीएससी आस्क्स। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एटलीस्ट प्रैक्टिस डजंट मीन कि आप क्वेश्चंस लिखो। Practice mean may also mean अगर बहुत टाइम कंस्ट्रेंट आप 5 देखो 15 क्वेश्चंस पीवाईक्यू से देखो। एंड अगर आप पूरा पूरा नहीं लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट फ्रेमवर्क मतलब इवन सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो कि आई कुड नॉट राइट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर इकोनॉमी। तो आई व्हाट आई डिड वाज कि बस क्वेश्चन पेपर लिख लिया, हाफ पेज में फ्रेमवर्क बना लिया कि हाउ विल आई अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अगर कुछ रैंडम भी थोड़ा क्वेश्चन आया तो आई नो कि हाँ कैसे अप्रोच करना है। सर थोड़ा तो मतलब जरूरी है कि हर सब्जेक्ट के आप थोड़ा पीवाईक्यू उठा के देखो व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड एंड देन यू अप्रोच इट दैट वे। बिकॉज मेरे साथ में ऐसा होता था सर, मैं अगर बहुत ज्यादा पढ़ भी लूं एंड इफ आई हैवंट रिटन एनीथिंग ऑन दैट सब्जेक्ट तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं लिख पाऊँ। थोड़ा जरूरी है लिखना, ओवरडू करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो। हम्म चलो, तो लेट्स मूव फॉर द पेपर 4। So what's the strategy for you that work? Again, paper 4 is somewhat, I will say, technical subject, so it needs a different strategy. तो सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए क्या किया बेसिक? सर सेक्शन ए के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरी थ्योरी एक बार पढ़िए। ये कहना एकदम ही बेकार है कि बिना पढ़े GS4 हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड क्या क्या चीजें मतलब टाइम देना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में योर एनरिचमेंट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। व्हाट आई डिड फॉर दिस वाज कि पूरे ईयर लॉन्ग मैंने न्यूज़पेपर से और कोई नोट्स तो नहीं बनाए थे, बट वेरेवर आई गॉट एनी टाइप ऑफ एग्जांपल्स जो GS4 में या कहीं भी हो सकते थे उसकी एक वन नोट फाइल बना ली थी। देन एट द एंड ऑफ द ईयर आई हैड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर एसए फॉर GS4 एंड एवरीथिंग। एंड ये भी मेरी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं है, आई फॉलोड इट फ्रॉम सम टॉपर, आई डोंट रिमेम्बर किसने बताया था बट किसी ने सजेस्ट किया था। दूसरी चीज सर, एक बार थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली फिर आपको नोट्स बनाना भी जरूरी है जो थोड़े शॉर्ट हों ताकि आप रिवाइज कर सको। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है GS4 में कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, बिकॉज यू हैव टू राइट टेक्निकल थिंग्स देयर, यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स आल्सो देयर, तो जनरल नहीं होता वो। तीसरी चीज, आपको एकदम मतलब एकदम ही ज्यादा एकदम मेमोरी में होना चाहिए बिकॉज वो फोर्थ पेपर होगा। यू विल बी वेरी फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड आफ्टर दोज पेपर्स। लास्ट पेपर में every time मतलब whenever I sat for simulation, fourth paper was one of the most challenging। मेरा हाथ बीच में एकदम चलना बंद हो जाता था, फ्रीज हो जाता था। तो what I did was in the paper I used to read case studies in that meantime so that I can choose कि कौन सी case study पहले करनी है कौन सी बाद में, because whichever I do at the end वो खराब ही होनी है। मतलब आई न्यू दैट कि मेरा टाइम उतना नहीं हो पाएगा कि मैं 100% सबको दे पाऊँ। तो देन आई यूज टू रीड एंड सॉर्ट दैट आउट, बीच में तब तक हाथों को रेस्ट मिल जाता था। सो प्रिपरेशन साइड पे यू हैव टू प्रिपेयर किसी एक कोचिंग से या फिर जिस भी तरीके से। डोंट फॉलो लेक्सिकॉन, इट हैज बीन आउटडेटेड। आप कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर लीजिए या किसी कोई अच्छा टीचर अगर मिल जाए तो उनसे फॉलो कर लीजिए, जो भी मतलब आपको रेलेवेंट लगे। दिस वाज फॉर सेक्शन ए। एंड सेक्शन ए में आई वुड से कि जो 2022 का पैटर्न था ना, प्रैक्टिस ऑन दोज लाइंस आल्सो। कि 23 में तो इट वाज अ वन सिंगल लाइन टाइप के क्वेश्चंस, बट अगर आप 22 वाला पैटर्न फॉलो प्रैक्टिस कर लोगे देन यू कैन टैकल स्मॉलर क्वेश्चंस आल्सो। अदर वे राउंड नहीं होता। तो दैट गोज फॉर सेक्शन ए। एंड फॉर सेक्शन बी, सेक्शन बी के लिए तो मैंने सर का भी कोर्स किया था केस स्टडीज वाला, तो उससे सच में हेल्प मिली थी। मतलब ये चीज हो गई थी ना कि कैसे अप्रोच करना है और कैसे कैसे किस किस चीज को पकड़ना है। when you're reading the case study that is very important। टाइम नहीं होता, वहीं पे सर्कल करना होता है और वहीं पे देखना होता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या यूज करना है आंसर्स में, तो वो तो फॉलो ही करना है। और दूसरी चीज,
सर मैंने जो पेपर अटेम्प्ट करने में की थी वो ये देखा था कि किस केस स्टडी में ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल रहा है, वो मैंने पहले अटेम्प्ट की। बिकॉज जो ऑप्शंस वाली केस स्टडीज हैं उसमें तो सेम ही मार्क्स मिल रहे हैं, सेम ही तरीके से होना है, तो आई वाज बेसिकली मोनेटाइजिंग माई मार्क्स कि आई कांट अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम विद इक्वल रिगर, तो आई विल डू द बेस्ट टू जहां पे ज्यादा मार्क्स मिल सके। तो ये चीज की थी सर। एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइजिंग री रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन लास्ट थिंग कि नोट्स आपके छोटे, मैंने 15 पन्ने के लास्ट में आईपैड पे नोट्स बना लिए थे, वही रिवाइज करी थी मैं, जो बीच का 2 घंटा होता है उसमें बैठ के, वो और एग्जाम्पल्स इतना रिवाइज किया था। तो यू नीड टू हैव दोस नोट्स। एंड स्पीड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट, उसके लिए आप बहुत एफिलिटीज लगाओ, मतलब प्रैक्टिस करो कि जल्दी हो जाए पेपर। एंड लास्ट तक सर जो लिखने वाली चीज थी उस पे, लास्ट क्वेश्चन पे एक और चीज बोलूंगी, even if you're not writing a lot of answers till the last day, second last day तक, try writing 3-4 answers in a timed manner किसी भी subject में, so that your hand doesn't forget how to write, because last week हम लोग generally छोड़ देते हैं कि पूरा revise करना है, and it's natural also, you can't attempt an FLT because your hand will get damaged and you will not be able to write the paper, but still you have to practice 3-4 questions ताकि muscles activated रहे। मसल मेमोरी इट इज। ठीक है। तो यार दो चीजें, एक तो जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर कि केस स्टडी में व्हाई आई वाज एबल टू हेल्प दिस ईयर इन नंबर ऑफ पीपल, यू नो दैट इतना शायद मैं अपने मेंस के टाइम पे कैपेबल इनफ नहीं रहा हूँ, बट समहाउ जो मेरा 2 साल का यूएस नो दैट वो टेन्योर था जो मुजफ्फरनगर में मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया, तो वहां पे ना मतलब मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम से खेल रहा था, ये यूपीएससी वाली प्रॉब्लम्स तो थी नहीं वहां पे। तो अराउंड 36-37 डिपार्टमेंट्स थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, प्रॉब्लम है मेरे पास लेकिन मेरे पास फंड ही नहीं है उसके सॉल्व करने के लिए। मतलब अगर आपके पास पैसे हो तो आपके पास हर चीज का सोल्यूशन है, पैसे नहीं है तो सोल्यूशन नहीं है, ये एक ट्रुथ है, हार्श ट्रुथ है Yes. इवन लाइफ का भी, आई विल से। तो मेरा जब मैं अपना गेट बंद कर लेता था कमरे का, एंड इट वाज स्ट्रिक्टली रिटन बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है, तो मैंने लिखवा दिया था अपने गेट पे, मतलब प्रॉपर कि कोई मिलने ही नहीं आएगा। इवन जो आईएएस ऑफिसर्स थे हमारे सीनियर वहां पे, उन्होंने आलोक सर से कहते क्या लिखवा दिया तुमने, तुम ही मजे ले रहे हो भाई कुर्सी के। लाइक कि ठीक है, बट सीखा क्या वहां से, टू कट शॉर्ट, 36 डिपार्टमेंट है, सबके पास कुछ ना कुछ है, तो हाउ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैन हेल्प यू इन सॉल्विंग द योर केस। फिर उसके बाद जब यूपीएससी वाले में आया मैं दोबारा, इस बार की केस स्टडी का बैच चलाया, कुछ चलाया, उसमें मैंने एक ही चीज देखी, कोई प्रॉब्लम दे रखी है, जो स्टेक होल्डर्स है ना, जो टीचर्स कहते हैं कि यार लिखो मत लिखो, मैं कहता हूँ मत लिखो, आई डू नॉट केयर, लेकिन मैंने ये हमेशा बोला था साइड में जरूर लिखोगे, क्योंकि वो स्टेक होल्डर ही तुम्हें पॉइंट देंगे। तो दिस वाज माय अप्रोच, फेयर इनफ। तो चलो जो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत क्योंकि आपने वो लास्ट में हल्का सा छेड़ भी दिया वो टॉपिक, I feel directly writing full length test makes no sense. It's better Yes. to practice some hourly, yeah, 4 or 5 questions in timely manner on the daily basis, and the time that when you comes that you are able to write at least 1 hour 80 marks, only then you can switch to Sir, full I length used test. to do this only half hour and I think 35 marks ऐसा करके लिखती थी। So I think you agree to this strategy then. Yes, sir. And so one more thing that I would want to add is कि if you're writing timed manner एकदम starting से, like when you're starting answer writing, that also makes no sense. Because if you एकदम starting से if you write in a timed manner, you will write very bad answers. And unless you improve your quality of answers, you won't be able to reduce the time of good quality answers. आपने देखी नहीं वो क्वालिटी, तो आप अच्छी क्वालिटी कभी लिख ही नहीं पाओगे। तो पहले आप टाइम लेके लिखो एंड इम्प्रूव ऑन योर क्वालिटी। अगेन ये सर जो पीयर ग्रुप था, जो मेंटर ग्रुप था, दे हैड कॉन्स्टेंटली गाइडेड ऑन दिस थिंग कि कैसे कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस के वर्ड्स को पकड़ना है, कि उन्होंने पूछा क्या है, तुम्हें क्या लिखना है, ये सारी चीज आप बैठ के एनालाइज करो, उसके बाद आंसर लिखो। टाइम लेके पहला आंसर आधे घंटे में लिख रहे हो लिखो, बट इम्प्रूव योर क्वालिटी विद टाइम, एंड फिर टाइम रिड्यूस करो कि पर आंसर हैज टू बी 7 minutes एंड 10 minutes रिस्पेक्टिवली। मैं 15 मार्कर को भी 10 मिनट में लिखने का कोशिश करती थी, बिकॉज मुझे पता है पेपर में जाके कुछ तो हो जाता है जिससे टाइम ज्यादा लगने लगता है।
तो yes sir, Really? directly writing FLT is like you're just running a marathon without running sprints एकदम, मतलब बिना प्रैक्टिस के बस भाग के चले जा रहे हो. Exactly. And what I feel, I do not know if you face some struggle or not, but जो aspirant community है, they write 20 tests for 20 question paper test, and they end up attempting 14-15 questions in 3 hours. और वो जो गिल्ट शुरू होता है, बर्डन शुरू होता है कि मेरे से नहीं होगा, एंड तक ना वो सच में नहीं होता. So that's what I felt as a mentor. Fair enough. So let's move to the last round of this journey, interview. First interview, and as far as I remember, स्टार्टिंग में आ गया था फर्स्ट वीक ज्यादा. सर. यस, ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं पाए. एंड सो हाउ वाज इट, हाउ लाइक क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही उस टाइम पे? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से ज्यादा मुझे ये भी जानना है क्या चैलेंजेस फील हुए थे, बेसिकली उनको सॉर्ट आउट कैसे किया? Yes, sir. Sir, first thing I'll say that I was very blessed to have mentors and seniors ऐसे जिन्होंने ये बोला कि अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो इंटरव्यू की, बिकॉज मतलब आई डिड नॉट फील कि ऐसे मेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिकॉज नहीं पता होता किसी को भी. बट जैसा मैंने उनको फीडबैक दिया कि मैंने ऐसे ऐसे पेपर्स अटेम्प्ट किए, दे वर सेइंग कि कॉल तो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. सो आई डिड स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्टार्टिंग के 10-15 दिन ब्रेक लेने के बाद से. तो आई थिंक वो प्रिपरेशन वाज समथिंग विच हेल्प मी, बिकॉज एंड में नहीं हो पाता. फिर रिजल्ट आने के बाद तो डैब भरने में ही 7-8 दिन चले जाते हैं, एंड आई थिंक 7 days, एंड वो पूरा डैफ इतना डिटेल होता है कि भरने में ही और कुछ नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते उस समय. सो आफ्टर दैट जब डेट आई, मतलब पहले 4 दिन का और गैप था आफ्टर डैफ सबमिशन, तो तब तो स्लो पेस पे चल रहा था सर. डेट आने के बाद सर सबसे पहले मतलब सबसे पहले कपड़े प्रोक्योर किए, बिकॉज टाइम लगता है उनमें, तो वो सबसे पहले कर लिया था. उसके बाद सर दैट वाज द ओनली स्टेज ऑफ प्रिपरेशन जब मैं दिल्ली गई थी फॉर 15-20 days अराउंड. तो पेरेंट्स के साथ ही मैं ही गई थी, दे हेल्प मी थ्रू आउट एवरीथिंग. सर उसमें मतलब आई वाज अगेन फॉर्चुनेट कि अच्छे मेंटर्स मिले, तो उन्होंने ये गाइड किया कि कौन कौन से मॉक्स देने हैं. सो आई गेव 3-4 गुड मॉक्स एंड आई इग्नोर्ड द अदर मॉक्स, एंड कौन से नहीं देने वो भी इम्पोर्टेंट है जानना, बिकॉज टाइम कम था सर, तो मैं ऐसे वो नहीं कर सकती थी कि सब दे सकूं. दूसरी चीज, आई हैड टू प्ले ऑन माई स्ट्रेंथ्स की जो पार्ट अच्छा है उस चीज को और अच्छा करना है. बहुत ज्यादा डेप्थ में हर चीज के घुस नहीं सकते थे, जो चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वो करनी थी. थर्ड थिंग, आई हैड टू कीप माई माइंड काम कि डिस्पाइट वट एवर द सिचुएशन कुछ ना कुछ फैक्टर होगा जो या तो मेरा टेस्ट हो रहा होगा या फिर जो मेरी स्ट्रेंथ में होगा जिसको मैं अच्छे से प्रूव कर पाऊंगी वहां पे. सो बेसिकली सर आई थिंक पूरी स्टेजेस में प्रीलिम्स तो सबसे डिफिकल्ट होता है, बट टाइम मैनेजमेंट का जो स्किल है वो ज्यादा मतलब पैनिक सिचुएशन एंड टाइम को मैनेज करना, ये मैंने इंटरव्यू में सीखा, क्योंकि अराउंड 15-20 days थे फॉर प्रिपेयरिंग. एंड अगेन आई विल से कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज अ पर्सन जो हमेशा डिबेट्स में आगे रहता था, after 2 years of preparation you lose your speaking skills to a great extent. You're not used to talking to people because you're studying at your home एकदम अकेले. तो वो ब्रश करना था, प्लस मॉक्स देने थे, प्लस चीजें रिवाइज करनी थी. इट वॉज अ लॉट टू हैंडल, बट हो गया हैंडल. आंसर आपसे भी 2-3 दिन पहले ऐसे कॉल पे बात हो रही थी एकदम कि पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हो जाएगा, बट फिर हो गया. इंटरव्यू डे पे आई थिंक वन थिंग दैट हेल्प मी वाज कि आई डिड नॉट फील दैट इट इज एन इवेंट. इट वॉज अ वेरी नॉर्मल डे, एंड मुझे एक्साइट होना ही नहीं था. एकदम एकदम न्यूट्रल स्टेज पे रहना है, ना पैनिक करना है, ना एक्साइट होना है, ना खुश होना है, ना दुखी होना है, एंड किसी से ज्यादा बात नहीं करनी. माय सर्कल ऑफ वो पैनल में जो बैठते हैं सर्कल, वो सारे लोग भी सेम माइंडसेट के थे, कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था. तो आई थिंक वहां पे भी अच्छी बात हो गई. एंड ये सर इम्पोर्टेंट है, मतलब एक्साइट नहीं होना, बिकॉज पीपल हु गेट एक्साइटेड, मेरे साथ ऐसा होता है अगर मैं एक्साइटेड हो गई तो मैं कुछ कर दूंगी, कुछ गलत कर दूंगी. सो आई Fair स्टेड. enough. एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है इंटरव्यू का करंट अफेयर्स. कैसे डील करना है, क्यों डील करना है, कब डील करना है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, पूरे साल का पढ़ने लगते हैं, इंस्टीट्यूट वाले पूरी वो मैगजीन पकड़ाने लगते हैं. मतलब कहाँ फर्स्ट वीक में तेरे को टाइम ही नहीं है इतना. अगर मैं मतलब इन शॉर्ट अगर बहुत सारी किताबें दिलवा भी तो पढ़ नहीं सकते ना तुम. डे प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए. सर ली थी मैंने किताबें दिल्ली पहुंच गए थे तो
दिख गई थी तो ले ली थी, बट पढ़ी? कर नहीं पाई थी। नहीं सर, नहीं पढ़ पाई थी। एट द एंड मैंने फोरम की जो करंट अफेयर्स क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस वो बिल्कुल अटेंड, सर। उनका आरओआई काफी ज्यादा था, बिकॉज सर बहुत क्रिस्प पे बता देते हैं सब कुछ। दूसरी चीज सर, जो मतलब मेरी इंटरव्यू डेट से 15 दिन पहले का न्यूज़पेपर, आइडियली आई शुड हैव फॉलोड पूरा दिसंबर का, बट हो नहीं पाया था। तो 15 दिन पहले का न्यूज़पेपर एकदम रिलीजियसली देखा था अच्छे से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ये रिजल्ट से पहले तक का जो टाइम था, उसमें अगेन जो पीयर ग्रुप था, देयर वी यूज्ड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ इवेंट्स। तो उससे एक माइंडसेट बन गया था कि कैसे न्यूज़ को एनालिसिस करना है, कैसे अगर न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस आए तो उनको टैकल करना है। तो दैट प्रिपरेशन वेंट बिफोर द रिजल्ट। आफ्टर द रिजल्ट तो बस यही क्लासेस एंड न्यूज़पेपर फॉलो करना। बहुत डिस्कशन भी सर, मेरा मतलब ऐसे है कि एंड मोमेंट पे इफ आई डिस्कस अ लॉट विद थिंग्स तो मैं कुछ पैनिक कर जाऊंगी, तो आई ट्राई टू स्टे आइसोलेटेड एंड जस्ट डिस्कस विद मेंटर्स, ताकि पॉजिटिव माइंडसेट रहे एंड पेपर अच्छे से हो। सर इतना ही किया था, मतलब ली थी बुक्स मैंने भी, बट पढ़ नहीं पाई थी मैं साल भर वाला। ठीक है। तो जस्ट ऑन अ फनियर साइड मैं एक बात बोल देता हूँ, जब भी आप डेटा कलेक्टर बनते हो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने से काफी दूर चले जाते हो। ये मतलब होता है एस्पायरेंट कम्युनिटी में, मतलब प्री के लिए इतनी सारी बुक्स, मेंस के लिए फिर बुक्स, कर लो यार जो है वो कर लो, बहुत हो जाएगा। Fair enough. So I think I have vividly covered each and every area for the time being. है ना? So I just wanted to share something with you right now. कि it's like कि even in my career, it is a initial stages only ना. Like whosoever it is, me, Satyam, ठीक है, whosoever, like we have just begun, I will say. ठीक है. तो people rarely generally trust, क्योंकि वही है ना, मार्केट में बड़े नाम है यार, मतलब ऑब्वियसली। तो श्रेया का रिजल्ट आया क्लियर की, तो मतलब वो शायद आई विल से फर्स्ट बैच था जिसमें हम लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, एंड इट वाज लाइक कि चलो रिजल्ट अपने से भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो फॉर यू, लाइक आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम श्रेया ओनली कि सर ये ध्यान रखना थोड़ा सा, तो आई वाज लाइक ठीक है। तो होता क्या है, एक ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, मतलब अनलाइक क्लासेस, मेंटरशिप इज लिटरली इमोशनली ड्रेनिंग वाला काम होता है थोड़ा सा ये, कि मतलब यू हैव टू थिंक अ लॉट, और थिंक इन द सेंस कि मतलब उस एस्पायरेंट के तरीके से सोचना है। कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसे कैसे डील करना है, इंट्रोवर्ट को कैसे डील करना है, मतलब साइकी में घुसना है यार बेसिकली। ठीक है, एंड इट इज लिटरली टफ। तो उस टाइम पे श्रेया ने बोला, मैं कहा अच्छा ठीक है। और सम हाउ मतलब इस साल जो 2-3 सिलेक्शंस हुए हैं वो रिकमेंडेशंस वाले, आई थिंक सम ऑफ वन ऑफ देम यू नो, कात्यायनी, वो तुम्हारे ग्रुप की है, उसी सेम ग्रुप की, करेक्ट? तो कात्यायनी का भी रिकमेंडेशन ही आया था, उसका आया था अरविंद हेंगलिन की साइड। अरविंद। हाँ। तो मतलब लिटरली अरविंद ने मैसेज किया था मुझे कि सर देख लेना, और मतलब और वो टाइम ऐसा है ना कि अबे तुम लोग बोल रहे हो देख लेना, तुम लोगों को हो गया, मैं भी सरप्राइज हूँ क्या हुआ, ऐसे मेरा कोई रोल है इसमें, ठीक है, लाइक एंड तुम लोग और बीट कर रहे हो, लेकिन इट्स फाइन। देन थर्ड वन, आराधना। आराधना भी लाइक विज और शुभतोष वगैरह के ग्रुप से थी, उसका भी मुझे पता था, विज का मैसेज आ रहा है एकदम से, चलो देख लेना। तो इट वाज लाइक आप पोस्ट योर सिलेक्शंस ना, इट वाज लाइक कि हम लोगों में भी शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ चलो गाइड तो ठीक कर लेते हैं, लीव थिंग्स असाइड। सो थैंक यू फॉर द सेम, फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक ना क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा कि होना या ना होना। तो एज यू नो मेरा थोड़ा कंसर्न उनका, उनकी साइड ज्यादा हो जाता है जिनका नहीं होता है कंसेक्यूटिवली। तो प्लान बी के बारे में सोचते हैं एंड ऑल, आई डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग समहाउ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन टू यू रिगार्डिंग द सेम माइंडसेट। हाउएवर आपको कुछ जाना नहीं पड़ा उस साइड पे, बट क्वेश्चन का बैकग्राउंड मैं दे रहा हूं आपको। जॉब की स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन शुरू की थी, ड्रॉप आउट लिया, सिलेक्शन हो गया। एक टाइम कुछ ऐसा आया होगा जब लगा होगा बस अब नहीं करना है, इसको छोड़ देते हैं, वर्थ इट नहीं है, या मैं वर्थ इट नहीं हूं। तो उस मोमेंट को टैकल कैसे किया बेसिकली, एंड मैं ये भी पूछूंगा क्या दोबारा प्लान भी माइंड में आ रहा था क्या, और आ रहा था तो किस साइड?
don't have to travel that road, but certainly you must have thought about that road. Yes, So I want this particular question dedicated to the people जिन्हें लगता है कि नहीं टॉपर्स की लाइफ बहुत रोजी होती है, सब कुछ तो मिल गया इनको जीवन में, तो वो क्या माइंड में चल रहा था प्लान बी इफ नॉट सिलेक्शन दिस ईयर? yes. ठीक है सर, सो पहले मैं अपना कॉन्टेक्स्ट रिस्पेक्ट में दे देती हूँ व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई एम. सो आई एम अ पर्सन हु कीप्स बैकअप ऑफ बैकअप्स. सो इतना मतलब आई नीड समथिंग कि अगर मेरा माइंड नेगेटिव स्पाइरल में जाए तो आई हैव समथिंग टू थिंक अबाउट कि हाँ ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा. सो इनिशियल जॉब थी तो उसके एक्सपीरियंस से ये लगा था कि हाँ कॉर्पोरेट में भी वापस जा सकते हैं. देन ड्यूरिंग माई अंडर ग्रेजुएट ईयर्स माई अकेडमिक परफॉर्मेंस वॉज ऑल्सो गुड. सो एक ये भी रखा था कि रिसर्च वाले फील्ड में भी दैट इज समथिंग आई लाइक डूइंग दैट टाइम, तो उसमें भी वापस जा सकते हैं. And before leaving my job also, I had talked to some of my professors and seniors कि if I have to go down this line again, so कैसी trajectory रहेगी. वो सब सोच समझ के फिर जॉब छोड़ी थी. तो सर ये चीज तो थी एट द बैक ऑफ द माइंड. एंड रिगार्डिंग प्रिपरेशन के टाइम पे तो देयर वर मेनी मोमेंट्स जब ऐसा लगता था कि अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, ये खराब कर ली. मतलब बाकी लोगों का देखते हुए कि हाँ दे आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ, जो स्टार्ट सेम जगह से किए थे, सेम जॉब से किए थे, सिमिलर जॉब से किए थे, एंड व्हाट एम आई डूइंग फॉर द पास्ट 2 years, एंड कैसे कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं. बट देन सर उसके लिए एक फैक्टर है कि आप प्रिपरेशन में जब जा रहे हो तो थोड़ा श्योर होके जाओ क्यों जा रहे हो. वो रीजन जो वाई वाला चीज है ना, इट्स अ वेरी क्लीशे थिंग टू से बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए so that whenever you go down this line कि क्यों ही कर रहे हैं, you know क्यों ही कर रहे हैं, and वो एक ही 2 दिन का चीज हो कि क्यों कर रहे हैं. दूसरी चीज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला चीज भी होना चाहिए. मतलब in whatever way, I had my parents, my brother and some of my friends also जो हमेशा फेथ दिखाते थे कि हाँ you can do it. तो whenever you have a problem you go to them with your problem कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है. उनको प्रिपरेशन की nitty-gritties नहीं पता, but they know your psyche, तो वो उस चीज में हेल्प कर देंगे ना कि कैसे आपको हाँ सस्टेन करनी है प्रिपरेशन. तीसरी चीज, यू नेवर शाई अवे इन टॉकिंग टू पीपल व्हेन यू नीड हेल्प. नाउ दिस कैन बी विद रिस्पेक्ट टू पुअर मेंटल हेल्थ जो होती ही है प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में, बिकॉज रीजन यही है कि यू आर अलोन प्रिपेयरिंग, देयर इज नो रिवॉर्ड सिस्टम, नो रिकरेंट रिवॉर्ड कि हाँ ये अच्छा कर लिया तो ये अच्छा हो गया. साल में एक बार एग्जाम हो रहा है, हो सकता है वो भी अच्छा ना हो, और हो सकता है अच्छा हो जाए तो फिर अगली स्टेज की स्ट्रेस आ जाती है. तो देर इज एब्सोल्युटली नो रिवॉर्ड सिस्टम डेली बेसिस पे, एंड यू स्टिल हैव टू शो अप एवरी डे एंड स्टडी. तो उसके लिए आप ये देखो कि अच्छा पीयर ग्रुप हो कोई जो साथ में पढ़ रहे हो, तो ये लगेगा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, हाँ भाई दे आर स्टडीइंग, आई शुड आल्सो स्टडी, या दे आर डेडिकेटिंग सो मच एफर्ट्स, व्हाई एम आई नॉट डूइंग इट. ये वाली चीज मेंटर्स से बात करिए, वो भी because they have seen a lot of aspirants going through the same phase, probably they have also been aspirants, they know how it works, they will help you get out of it. Help लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और if I'm telling about myself, I'm a person जिसको deadline दे दी गई तो then I'll perform in a better manner, otherwise I'll just laze away and not do things. तो this deadline is with respect to daily targets, weekly targets या फिर monthly targets, and also with respect to attempts के targets. 2023 में मैंने ये सोचा था पहले देने से पहले that if I do not clear prelims this time, maybe I'll just go give away the preparation so that I give my 110% कि now this is my full and final attempt, जितना अच्छे से कर सकते हैं कर नहीं सकते. नहीं होता I don't know where would have I gone, मतलब दैट वुड हैव बीन डिपेंडेंट उस टाइम के माइंडसेट पे, मे बी शायद फिर करती या नहीं करती, बट पहले मैं यही सोच रही थी कि दोबारा नहीं करूँ. तो ऐसे कुछ आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स सेट करने पड़ेंगे जिससे आपको जब भी ये क्वेश्चन आए कि क्यों कर रहे हैं या छोड़ दें, तो आप वापस आओ. एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ना गलत चीज है. अगर आपको लग रहा है एट सम पॉइंट इन टाइम दैट दिस इज टेकिंग मोर टॉल ऑन योर मेंटल हेल्थ, इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ मोर प्रॉब्लम्स, यू हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फैमिली के कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ, तो कीप ऑल दोज फैक्टर्स ऑल्सो इन माइंड. एब्सोल्यूट चीज नहीं है, आप अपना बेस्ट दे सकते हो, दैट इज ऑल यू कैन डू. जितना आगे जितना पीछे होता है वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है. सो डिसाइड वाइजली एंड गिविंग योर सिचुएशन ड्यू इम्पोर्टेंस. किसी के फॉलो करने पे नहीं,
कोई 6 अटेम्प्ट अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। किसी का मेंटल रेजिलियंस उतना है कि वो 6 अटेम्प्ट तक ब्रेक डाउन नहीं होगा, कोई 3 अटेम्प्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू। एंड कुछ भी गलत, कुछ भी सही नहीं है, जितना अपने आप को टाइम दिया उस हिसाब से करिए। बस जो अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, उसमें फुल दीजिए। मतलब ये नहीं फिर कि आधा आधा करके कि बस कर रहे हैं, करने के लिए दे रहे हैं, वो मत करिए। सर टू थिंग्स एक्चुअली। वन थिंग दैट यूपीएससी प्रिपरेशन इज समथिंग जिसमें आपकी कस्टम स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। You watch toppers talks, you talk to mentors, take mentorship programs, peer group रखिए, लोगों से बात करिए, सब करिए, बट फाइनली जो खुद के लिए सूटेबल है वही करिए। बिकॉज नो टू पीपल आर द सेम, नो टू मतलब एनी टॉपर्स कैन बी सिमिलर टू यू, एनी ऑफ द टॉपर्स कैन बी सिमिलर टू यू। सेम नहीं होगी उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी जर्नी, और आपका तरीका उनका तरीका। अपना फॉलो करिए। 100% किसी की नहीं सुननी है। मैं भी जो बोल रही हूँ मेरी भी 100% नहीं सुननी है। सर भी जो बोल रहे हैं 100% ब्लाइंडली किसी को नहीं ट्रस्ट करना, खुद को ट्रस्ट करना है बस। मतलब ये देखना है कि खुद के लिए क्या वर्क करता है। गलत कोई नहीं बताता, बट हो सकता है वो चीज आपके लिए ना वर्क करे। जैसे पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होती है, वो बहुत पर्सनल चीज होती है। आपको कैसे कैसे सही लग रहा है बस वो करो, फिर खुद पे ट्रस्ट करो। दूसरी चीज, सपोर्ट सिस्टम रखिए। आइसोलेट होने का मतलब ये है कि आप ज्यादा लोगों से बात इस रिस्पेक्ट में मत करो कि टाइम ना जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही अकेले ही हो जाओ कि कोई भी ना रहे आपके लाइफ में। मतलब इस तरीके से रहने चाहिए लोग कि कभी आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आप बात कर सकते हो। एंड सपोर्ट कैन कम फ्रॉम द फैमिली, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोई भी हो। मतलब यूपीएससी, नॉन यूपीएससी, किसी भी तरीके के। कभी कभी कोई भी नहीं होता तो सीनियर्स हैं, मेंटर्स ही हैं, वो भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो आइदर वे, मतलब यू हैव टू हैव कुछ तो, मतलब ऐसे एकदम अपनी लाइफ से सबको मत निकाल दीजिए। बिकॉज फिर आपको काफी बार ऐसा होता है कि यू गेट लो इन द प्रिपरेशन, तो पुश करने के लिए भी कोई नहीं मिलता फिर, तो वो भी जरूरी है। सर मेनली यही चीज थी। और 100% देने वाली चीज, अगेन अटेम्प्ट दे रहे हो तो पूरा फिर दो। डोंट डोंट लीव इट टू रिग्रेट। मतलब अपने आप के लिए ये मत छोड़िए कि काश थोड़ा और कर लेते या कर लेते। इसको थोड़ा और स्पेसिफिक कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं इसको, अटेम्प्ट दे रहे हो तो पिछले अटेम्प्ट से आपको अफेक्ट दोनों नहीं होना, क्योंकि पिछला इफेक्ट अटेम्प्ट मान लो ज्यादा पॉजिटिव था तो ये भी नहीं सोचना कि इसमें दोबारा प्रीलिम्स हो जाएगा। कई लोगों को देखा रैंक के बाद प्रीलिम्स नहीं निकलता। पिछले में हाँ। नहीं हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, सुवांशी की भी रैंक आई था अटेम्प्ट में, एक बार में सब कुछ तो होगा। तो लेकिन वो जो प्रिपरेशन है वो थ्रू आउट द हाई नोट पे ही चलना, साउंड इज फाइन, लेकिन वो जो एवरेज है वो हाई नोट पे रहना चाहिए। दैट इज फॉर यस। श्योर, करेक्ट। यस चलो, सर। थैंक यू शुभांशी। हाँ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? नथिंग सर। थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्ट आई विल से 1 hour प्लस डिस्कशन हो गया आपके साथ, बट आई रियली एंजॉयड द कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन यार, है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट सर। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.